नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार के वोटर चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और जल्द तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। और उससे पहले एनडीए ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी में वापसी कर ली है। पवन सिंह सबसे पहले दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से गले मिले, फिर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 30 मिनट तक अहम बैठक की। इसके बाद बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने साफ किया कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। याद कीजिए 2024 लोकसभा चुनाव, जब काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़कर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब सुलह का यह सिग्नल आरा से शाहाबाद की 22 सीटों, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर तक एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पवन सिंह की युवा फैन फॉलोइंग, भोजपुरी बेल्ट में राजपूत वोटों का झुकाव, यह सब एनडीए की ताकत बढ़ाएगा। खबर यह भी है कि पवन सिंह के आरा सीट से टिकट की चर्चा जोरों पर है, लेकिन यह वापसी महागठबंधन के लिए सिरदर्द है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं, जो बिहार में ओबीसी की सबसे बड़ी जाति है, और पवन सिंह राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए ये कुशवाहा राजपूत गठजोड़ शाहाबाद मगध में जातीय समीकरण उलट सकता है। राजपूत वोटर जो पहले एनडीए से जुड़ा था, अब दोबारा एनडीए की ओर लौट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन की 10 से 12 सीटें खतरे में हैं। हालांकि आरजेडी का दावा है कि पवन सिंह के बीजेपी में दोबारा आने से वोटर के मूड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने तंज कसा है कि पवन सिंह कभी मेरे पैरों में गिरे थे, आज उपेंद्र कुशवाहा के पैरों में गिर गए। वो लगातार गिर रहे हैं, एक्टर हैं, एक्टिंग करें, कहा चुनाव में पड़े। अब ऐसे में सवाल है कि पवन सिंह की बीजेपी में जो वापसी हुई है उसका क्या असर होगा। अब जब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा साथ आ गए हैं, तो राजपूत कुशवाहा समीकरण से महागठबंधन को कितना नुकसान होगा। क्या यह कुशवाहा राजपूत गठजोड़ महागठबंधन को चुनौती देगा? क्या पवन की एंट्री एनडीए को बूस्ट करेगी और कुशवाहा राजपूत का गठजोड़ कितनी परेशानी बढ़ाएगा? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट। साल 2024 बिहार का शाहाबाद बीजेपी के लिए दुखती रग साबित हुआ। शाहाबाद में 4 जिले और इन 4 जिलों से लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर। जिन 4 जिलों की सभी सीटों पर बीजेपी के साथ एनडीए कमजोर हुआ, वहां से आती हैं विधानसभा की 22 सीटें। बीजेपी अब इस चुनाव में इन सीटों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में सुलह का फॉर्मूला खोजा गया और सुलह हुई आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के बीच। काराकाट में कुशवाहा की हार की वजह बने पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए, अमित शाह से आशीर्वाद लिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समर्थन। अब बीजेपी कह रही है कुशवाहा राजपूत भाई भाई। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। खुद तो जीत नहीं पाए, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया। राजपूत और कुशवाहा वोटों में बिखराव से बीजेपी 2019 में जीती हुई कई सीटें हार गई। अब जबकि 2025 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह हो गई है, तो ऐसे में सवाल है कि कुशवाहा राजपूत का गठजोड़ किसकी परेशानी बढ़ाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे पवन सिंह की बीजेपी में वापसी का असर क्या होगा। पवन सिंह बीजेपी में वापस आ गए, इसका असर क्या पड़ेगा। कुशवाहा राजपूत गठजोड़ एनडीए को कितना फायदा देगा। आरजेडी का MYK यानी कि मुस्लिम यादव और कुशवाहा फॉर्मूला अब टिकेगा या टूटेगा। नीतीश की जेडीयू पर इस गठजोड़ का क्या प्रभाव पड़ेगा और पवन सिंह को टिकट या राज्यसभा का रास्ता क्या विकल्प दिया गया। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं।
सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे और आरएलएम से नितिन भारती जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता शशि रंजन यादव और सीपीआई एमएल से कमलेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी आपसे। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो गई। वापसी से पहले उपेंद्र कुशवाहा से गले मिले, जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। अब क्या भूमिका दी गई है उन्हें? मनीष जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, एक बार सवाल दोहरा देंगे। सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा से आज मिले, सबसे पहले वो, उसके बाद अमित शाह से मिले और जेपी नड्डा साहब से मिले। उसके बाद यह साफ हो गया कि बीजेपी में उनकी वापसी हो गई। वापसी से पहले वो उपेंद्र कुशवाहा से गले भी मिल लिए, गिले शिकवे दूर कर लिए गए हैं। अब पवन सिंह को क्या भूमिका दी गई है एनडीए में? भूमिका की बात नहीं है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि बिहार की राजनीति में जो भी लोग जंगल राज की वापसी नहीं चाहते और बिहार का विकास चाहते हैं, वह निश्चित रूप से एनडीए की तरफ रुख करते हैं और एनडीए को सपोर्ट करते हैं। पवन सिंह भी उनमें से एक हैं। पवन सिंह की रुचि हमेशा एनडीए के साथ रही, बीजेपी के साथ रही। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में कुछ ऐसे हालात आ गए थे, उनकी एक जगह टिकट की घोषणा हुई या फिर उसके बाद जो भी माहौल हुआ, उस समय की राजनीति कुछ और थी, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन एक बात मैं संतोष जी हमेशा कहूंगा कि बिहार की राजनीति में वैसे जो लोग भी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चिराग जी हों, या ये सारे लोग जो बिहार का विकास चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि बिहार में जंगल राज की पुनर्वापसी हो, वो हमेशा एनडीए गठबंधन को पसंद करते हैं। और एक अच्छा पवन सिंह जी ने जो निर्णय लिया है, जिस प्रकार से आज दिल्ली में और खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी से आशीर्वाद लिया है, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया है, गले मिले हैं, मुझे लगता है कि यह शाहबाद की राजनीति में और बिहार की राजनीति में एक अच्छा संकेत है। और जो पुराने जो भी विषय है, वह सारे विषय समाप्त करते हुए बिहार के विकास में एक अध्याय, एक कड़ी जो है वह चुनाव के पहले जुड़ा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारे साथ तो आरएलएम से नितिन भारती जी भी हैं। नितिन जी, सूत्रों के हवाले से, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है पवन सिंह को कुशवाहा जी की पार्टी में 2 विधानसभा सीट और राज्यसभा का वादा किया गया है। क्या इस तरह की कोई डील हुई है? देखिए, इस तरह की कोई ऑफिशियल सूचना मेरे पास नहीं है, इसलिए इस विषय पर मैं कुछ टिप्पणी कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन आज पूरे इस प्रसंग को, जैसा कि आपने अभी बताया, इस पूरे विषय को 2024 के चुनाव से जरूर जोड़कर देखना चाहिए। देखिए, एनडीए के 2024 के चुनाव के परिणाम जो आए हैं, जो शाहबाद का क्षेत्र था, जो मगध का क्षेत्र था, इसमें जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, उससे यह साफ स्पष्ट था कि विपक्ष ने जो एक तरह से कहिए कि चाल चली कि कुशवाहा और राजपूत समाज के बीच किसी तरह से वो तफरका पैदा हो जाए और उसका सीधा लाभ विपक्ष को मिले, उसमें कहीं ना कहीं वो सक्सेस हुए। और इस पूरी परिस्थिति में मैं इस बात को भी स्वीकार करूंगा कि आज जो पिछले चुनाव में जिस तरह की गतिविधियां रहीं और पवन सिंह के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया, उसके बाद परिस्थितियां हम लोगों के पक्ष में नहीं रह सकी और उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि बिहार के हित में क्या जरूरी है। बिहार के हित में सामाजिक समरसता जरूरी है। एनडीए का कोर जो इशू रहा है वो यही रहा है कि समाज में जिस तरह से बिखराव पैदा करके, जातीय विद्वेष पैदा करके राजनीति आज तक की जाती रही है, उससे बिहार को बचाना है। एनडीए ने, जब से एनडीए की सरकार इस प्रदेश में बनी है, इस पर पूरा ध्यान रखा गया है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो चूक थी उस पर हम लोगों ने आज यह सीख ली है। और हमारे नेता ने तो कई बार पिछली बार भी कहा, चुनाव परिणाम के बाद भी कहा कि हम लोगों को जो अपने अंदर की कमियां हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि आज जो कुछ भी परिस्थितियां दिखी दिल्ली में, जो कुछ भी गतिविधियां, जो कुछ भी एक्टिविटी आज दिल्ली में दिखाई दी है, यह एक प्रकार का शुभ संकेत है। जिस प्रकार से विपक्ष ने पूरे प्रदेश में
खास तौर पर शाहबाद क्षेत्र में जिस तरह से कुशवाहा समाज और राजपूत समाज ये के बीच बताइएगा में विद्वेष पैदा करने जो आज की लगातार तस्वीर आई कोशिश है, की। जो आज तस्वीर आई है और जो ग्राफिक्स में भी मैंने इस्तेमाल की है, वो गले लगे हुए हैं, दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। क्या दिल से माफ कर दिया 2024 में, चूंकि हार का बड़ा कारण रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की पवन सिंह, क्या दिल से माफ कर दिया चूंकि एनडीए में रहना है इसलिए माफ करना जरूरी था? देखिए, मैं संतोष जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से भी यह बताना चाहता हूं कि आज एक इतिहास लिखा गया है। भारत की राजनीति में गठबंधन के अंदर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इस प्रदेश में राजनीति करते हुए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने और हमारी पार्टी ने जिस तरह का त्याग किया है, आज उस कड़ी में एक और नई कहानी लिख दी गई है और इसकी बराबरी कर पाना सबसे संभव नहीं है। इसके लिए जितना बड़ा दिल चाहिए, जितना बड़ा कलेजा चाहिए, वो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी में ही है। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां 2024 में पैदा हुई, उसके बाद इसका नुकसान यदि सबसे ज्यादा हुआ तो एनडीए को ही हुआ। लेकिन आज यह परिस्थिति है कि यह केवल चुनाव का विषय नहीं है संतोष जी, यह सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय है और समाज को बांटने वाले तत्वों को किसी भी तरह से इसका लाभ न हो, इसके लिए यह आवश्यक था। कुछ पोस्ट भी पवन सिंह ने किया है और मैं शशि रंजन जी आपका रुख करूंगा, जरा ये पोस्ट मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। शशि रंजन जी, आपकी जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन उनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है। वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं? और जो मुलाकात का उन्होंने जिक्र किया है, जो सांप लौट रहा होगा और जातिवादी राजनीति के पोषक, जो दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए किया गया होगा? देखिए, जिस प्रकार से एनडीए के लोग स्तरहीन राजनीति पर उतर आए हैं, पहले पवन सिंह का जो भी राजनीति होती थी, इस मुलाकात के, मैं पवन सिंह की बात कर रहा हूं, मैं पवन सिंह का, मैं संतोष जी पवन सिंह नहीं, मैं पवन सिंह की ही बात कर रहा हूं। राजनीति में, सामाजिक जीवन में उनका क्या योगदान है अभी तक? जैसे क्या एनडीए में सामाजिक योगदान देने वाले नेताओं का अभाव हो गया है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी अभी तक सिर्फ पाने वाले लोग हैं राजनीति में? जनता सेवा में कब दिखाई दिए हैं? तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं इस बिहार के संदर्भ में कि आज स्तरहीन राजनीति पर जो एनडीए उतर आई है, जिसका कोई समाज से सरोकार नहीं है, समाज के लिए संघर्ष का कोई योगदान नहीं है, उसे आज इतना बड़ा एक आडंबर बना के पेश किया जा रहा है। शशि रंजन जी, आप ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कोई संघर्ष नहीं? मैं पवन सिंह की बात बोल रहा हूं। मैं वर्तमान में आप पवन सिंह आज उनके पास गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में भी यही बोलूंगा कि नीतीश जी के साथ उनकी राजनीति की जो शुरुआत हुई, वो सिर्फ हर जगह पद पर रहे और हमेशा पद पर ही रहे। समाज के लिए योगदान, उन्होंने संघर्ष क्या किया, उनका भी एक पुराना इतिहास है। हम बात करेंगे अपने महागठबंधन में, हमारे पास जगदा बाबू, हमारे पास निखिल बाबू, हमारे पास डॉक्टर समीर कुमार सिंह जैसे धरोहर हैं, जिन्होंने समाज को क्या दिया है, समाज में क्या क्या योगदान दिए हैं। तो राजनीति मूल्यों की होती है। समाज के बीच किसने कितना योगदान दिया, समाज के संघर्ष में कब खड़ा रहा, समाज को कब, राजपूत की बात आप करते हैं, राजपूत समाज को कब जरूरत था और ये लोग कब खड़े थे, उनके घटनाओं में कब ये मुखर हुए। जीवन में 2024 इसका पैमाना है कि जब 2025 में वो दोबारा से बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसमें जो आप बात कर रहे हैं उसका पैमाना क्या है? पैमाना यह है कि राजनीति में संघर्ष जो होता है, समाज के संघर्ष का एक मूल्य होता है, समाज के लिए आवाज बनने का एक समय होता है। आप हमेशा पाने वाले स्थिति में रहे हैं, समाज के लिए कभी खड़े नहीं उतरे हैं। जब जब राजपूत समाज की जरूरत हुई, पवन सिंह ने कब आवाज उठाया, कब बात रखी, किस प्लेटफॉर्म पर बात रखा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि वर्तमान समय में क्या एनडीए के अंदर राजपूत समाज का अभाव हो गया है, राजपूत नेताओं के अभाव हो गए हैं? क्या वहां कोई संघर्ष करने वाला समाज को लेकर कोई नेता नहीं बचा है? जो इस प्रकार से पवन सिंह को एक हाइप बनाया जा रहा है,
जो समाज के बीच रहा है, समाज के संघर्ष में अपना योगदान दिया है, राजनीति में उसकी चर्चा होनी चाहिए, राजनीति में उसकी बात होनी चाहिए। ठीक, कमलेश शर्मा जी का मैं रुख करूंगा। कमलेश जी, कुछ दिन पहले की बात है जब वो तेज प्रताप यादव से मिले थे और ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि शायद आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है कि महागठबंधन की किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं वो, लेकिन चूंकि महागठबंधन की किसी पार्टी को उन्होंने चूज नहीं किया और दोबारा बीजेपी में वापसी हो गई, क्या इसीलिए अंगूर खट्टे हैं? नहीं संतोष जी, पवन सिंह जैसे लोग एक चलता फिरता मुसाफिर हैं राजनीति में, और एक अवसरवादी राजनीति के पैमाना है, जहां सेटिंग बैठे वहां पर कर ले। और जहां तक बात ये आई कि पवन सिंह के बारे में ऐसा हाइप क्रिएट किया जा रहा है जैसे वो शाहाबाद और मगध रेंज के इलाके में बहुत बड़े तोपची हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो यह है कि बड़ा एक सीन आप दिखा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के वो गले लगे हुए हैं, पहले पैर छुए, तो पहले तो 2024 में उनको गिरा दिए, पैर में लगड़ी लगा करके गिरा दिया। अब दिल की बात आप पूछ रहे थे, तो पता नहीं दिल में क्या निकल रहा होगा। ये क्या बात हुई? दोनों दिल की बात कर रहे हैं। और अगर कोई राजनीतिक जीवन में अपने आप को आजमाना चाहता है और सामने भले ही उनका प्रतिद्वंदी जो है राजनीतिक तौर पर वो व्यक्तिगत तौर पर उनका फेवरेट हो, तो अपने आप को राजनीतिक जीवन में आजमाने का सबको हक है ना। बिल्कुल संतोष अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है और हमने उसके पैर छू लिए, तो इसको फिर दूसरी दिशा में क्यों देखा जा रहा है? उपेंद्र बिल्कुल आप ऐसे देखिए और पवन सिंह की उम्र में फर्क है, अच्छा खासा गैप है। देखिए उस पर ना अच्छा खासा गैप है, यह बात आपका कहना सही है, लेकिन आपने पहले जो दिल की बात की थी और पैर की बात की थी, इसलिए मैंने आपको बात रखी। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, आरएलएम के नेता हैं और हरा दिए गए, और हारने के बाद कभी बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर के निकले थे, इसी रूप में प्रचार करते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर और भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पर राज्यसभा में बैठे हुए हैं। उनका तो स्वयं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं बचा हुआ है, और पवन सिंह जैसे लोगों को सीरियसली लेता कौन है? जरा आरके सिंह की भी चर्चा आप कर लीजिए ना, पवन सिंह के साथ साथ यह कर लेते तो थोड़ा कोर्स और कंप्लीट हो जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पवन सिंह कोई बिहार के राजनीति के लिए एजेंडा नहीं है, या बल्कि डिस्कशन का ही एजेंडा नहीं है। डिस्कशन का तो एजेंडा संतोष जी यह है कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर डिस्कशन होना चाहिए, तो यह डिस्कशन आप करवा नहीं रहे हैं, ये पवन सिंह के बारे में करा रहे हैं कि ये तो आते जाते लोग हैं। आपको कल डिबेट में नहीं भेजा, कल हम उस पर डिबेट कर चुके हैं। आप संजोग हो सकता है, मैं नहीं आया था। हम कल इस पर ताजा मामले पर नई राजनीतिक घटनाओं पर हम डिबेट करते हैं। यह कल का मामला था, कल हमने इस पर खूब डिबेट की, सभी पार्टियों के प्रवक्ता आए थे, और मुझे दुख है कि आप उस डिबेट का पार्ट नहीं बन पाए। खैर, मैं दिवाकर तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। दिवाकर तिवारी जी, बहुत बारीक नजर रही है आपकी बिहार की राजनीति, झारखंड की राजनीति, राजपूत राजनीति, जो भी जातिगत राजनीति जिसको हम नाम देते हैं, कोहरी राजनीति, कुर्मी राजनीति। जरा थोड़ा सा ये समझाइए कि पवन सिंह की वापसी हुई है बीजेपी में, और जिस क्षेत्र में बीजेपी को पिछली बार भारी नुकसान हुआ था, शाहबाद क्षेत्र, 22 सीटों में से सिर्फ 2 सीट एनडीए के हक में गई थी, इस बार कितनी रिकवरी हो सकती है पवन सिंह के आने से? देखिए 2020 विधानसभा चुनाव में अगर हम जाएं तो 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखिए तो इसी शाहाबाद क्षेत्र और मगध क्षेत्र में एनडीए को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। फिर उसके बाद 2024 में आप आइए, 2024 में 7 सीटों का नुकसान हुआ, शाहाबाद की 4 सीटें और मगध की 3 सीटें। सासाराम सीट जो है एनडीए के हाथ से निकल गई, काराकाट सीट एनडीए के हाथ से निकल गई, आरा सीट निकल गई और बक्सर सीट निकल गई। ये शाहाबाद की 4 सीटें हैं। हालांकि काराकाट में 3 जो है मगध क्षेत्र की भी विधानसभा सीटें आती हैं, ओबरा, गोह और नबीनगर। अब जहानाबाद की बात करिए तो जहानाबाद हाथ से निकल गई, मगध क्षेत्र की सीट है।
और शाहाबाद से ठीक लगी हुई सीट औरंगाबाद की सीट है, जहां सोशल इंजीनियरिंग का महागठबंधन ने प्रयोग किया। 7 कैंडिडेट जो है कुशवाहा समुदाय से लालू प्रसाद ने पूरे बिहार के लोकसभा क्षेत्रों में उतारे, और एक उन्होंने महतो समुदाय से मुंगेर में अपना उम्मीदवार खड़ा किया और नारा दिया MY के समीकरण। कुर्मी जी, कोयरी कुर्मी जो लव कुश के रूप में नीतीश कुमार और एनडीए के परंपरागत वोट माने जाते हैं, वो वोट बिखर गए। अब आइए जो है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की लड़ाई में, तो उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की जो राजनीतिक खटास बढ़ी, उससे जो है राजपूत और कोयरी जो वोट बैंक है, जो एनडीए का परंपरागत वोट माना जाता रहा है, और पिछले अगर लोकसभा चुनाव को देखिए 2019 के चुनाव में, तो उन्हीं वोटों के आधार पे जो बीजेपी और जेडीयू ने जो है इन क्षेत्र की सभी सीटों पर जीत दर्ज की और बिहार में 39 तक जो है अपने सीट की टैली को ले गए। तो अब चूंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, तो अभी जो है मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ी जा रही है। एक दूसरे गठबंधन पे जो है मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ी जा रही है, और सभी जो है दल या गठबंधन जो है अपने कमजोर कड़ी को जो है साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी के तहत एनडीए ने पहली सभा कहां कराई प्रधानमंत्री की? पहली सभा जो है इसी शाहाबाद क्षेत्र में कराई, विक्रमगंज में, क्योंकि उन्हें यह पता है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली है और विधानसभा चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र से केवल 2 सीटों पर उन्हें 22 में से 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो पवन सिंह की एक लोकप्रियता है, उनका एक खास वर्ग है, वोटरों में कितना कन्वर्ट हुआ है वो लोकसभा चुनाव में आप देख चुके हैं, और लोकसभा चुनाव में जो वोट उनको मिले, इसी वजह से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। तो बीजेपी जो है शाहाबाद क्षेत्र में चाहे आनंद मिश्रा हो, जिनकी वजह से बक्सर सीट हारे, उनको वापस लाई है, चाहे पवन सिंह हो, जिनकी वजह से काराकाट सीट और आरा सीट का समीकरण बिगड़ा, उनको वापस लाई है। जगदेव प्रसाद जो बड़े नेता हुआ करते थे मगध क्षेत्र के कोयरी समुदाय के, दांगी समुदाय के, उनके बेटे जो है नागमणि को लाई है। तो बीजेपी जो है चुनाव के मैदान में उतरने से पहले, अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, तो मनोवैज्ञानिक जो लड़ाई है, परसेप्शन की जो लड़ाई चल रही है, उसमें बढ़त हासिल करना चाहती है, इसीलिए धीरे धीरे अपने कमजोर कड़ी को साधने की कोशिश कर रही है। और ये हर पार्टी को करना भी चाहिए। अगर बीजेपी कर रही है, तो अगर आपका कोई कमजोर क्षेत्र है, तो हर पार्टियां इस तरह की राजनीति करती है। खैर, मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, क्या चुनाव भी लड़ेंगे पवन सिंह? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये सब तो पवन जी का मुद्दा है, मतलब मामला है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपके सहयोगी हुए? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पवन जी का मामला है, पवन जी डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है नहीं करना है। लेकिन मैं अभी सुन रहा था, अभी मैं कमलेश शर्मा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाजपा के रहमो करम पर, मतलब जो सीपीआई सीपीएम वामपंथी आज की तारीख में दूसरे दलों के रहमो करम पर है, बंगाल से उखड़ गया, केरल में क्या हालत है, बिहार की क्या स्थिति है, वो दूसरे को ज्ञान बांट रही हैं कि ये क्या रहमो करम पर हैं। अरे भाई साहब, और अभी भाई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, भाई साहब हमारे प्रिय बड़े अच्छे मेरे मित्र भी हैं शशि रंजन जी, अब ये देखिए, ये राजपूत समाज की ठेकेदारी कर रहे थे, अब उसके बारे में ये डेटा और गारंटी ले रहे थे। भैया ऐसा है कि पवन सिंह जो है वह किसी चम्मच राजकुमार के घर में पैदा नहीं लिए, वह चम्मच की थाली में दूध नहीं पी के बड़े हुए हैं। भाई पवन सिंह तो एक साधारण से परिवार के व्यक्ति रहे और अपने दम पर, अपनी योग्यता के बूते उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और आज वह इस स्थिति में पहुंचे हैं कि वह दाया बाया कुछ भी करते हैं, वह आज कुछ न कुछ लोगों को प्रभावित करते हैं, वह राजनीति में हो या अपने निजी फिल्मी क्षेत्र में रहे हो, लोग उनको स्वीकार करते हैं, उनके फॉलोवर्स बने हैं। भाई किसी के राजा के पेट से पैदा नहीं लिए हैं पवन सिंह, इसीलिए ये इस तरह की बातें देखिए अच्छी नहीं लगती। चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति रहा हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, उसने अगर अपने बूते अपनी पहचान बनाई है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, आपने बहुत अच्छा संतोष जी कहा कि वो दही खट्टे हैं और बेर खट्टे हैं, भाई आज आ गए। भाई आपने भी तो प्रयास किया था। मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति, संतोष जी, बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं चाहता है, जो बिहार का विकास चाहता है, वह एनडीए को पसंद करता है, और पवन जी ने आज फिर से एक बार एनडीए को
पसंद किया है तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बड़ा दिल दिखाया है उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी का भी बहुत स्वागत है, क्योंकि ये सब लोग बिहार का विकास चाहते हैं, इसीलिए एक मंच पर है। मुझे लगता है इसका शाहाबादी नहीं पूरे बिहार पे असर पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक, शशि रंजन जी। देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, कांग्रेस हमारे कांग्रेस पार्टी में भी सम्मान दिया जाता है कलाकारों का, लेकिन वैसे कलाकार को सम्मान दिया जाता है, वैसे क्रिकेटर को सम्मान दिया जाता है, वैसे बुद्धिजीवी को सम्मान दिया जाता है। जैसे राष्ट्र कवि दिनकर, जो उनके कविता से कितने नीचे तक हमारे आजादी, देश आजादी में भूमिका रहा। कलाकार जो समाज भारत की क्या जीत क्या पर आपके काम नेता किए, शशि जी एक ट्वीट तो कर नहीं पाए। मैं बता रहा हूं, मैं राहुल संतोष जी, मैं ये गांधी बताना भारत की चाह रहा हूं, जीत बीच में पर बोलने से पाकिस्तान पहले से सुन जीता। लिया जाए। इसे क्या शशि जी, पवन मैंने सिंह के आपने अलावा, जो चर्चा क्या किया तो मैं पवन आपको सिंह याद के करा अलावा देता हूं, बीजेपी, संतोष जी, क्या राहुल गांधी भारत की जीत पवन पर जी, एक ट्वीट छोटा सा नहीं नहीं, कर पाए। मैं राहुल गांधी ने, और ये नरेंद्र मोदी की कलाकारी बात के मैं ज्ञान नहीं की बात करूंगा। कह रहे हैं। मनीष जी, मैं ये बोलना, जी शशि रंजन मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या पवन सिंह के अलावा बीजेपी में पिछले 20 वर्ष में कोई राजपूत नेता नहीं पैदा हुए? क्या पवन सिंह के अलावा कोई राजपूत नेता बीजेपी के अंदर संघर्ष नहीं किया? क्या कुशवाहा समाज बीजेपी नेता नहीं दे पाए? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि सामाजिक संघर्ष के शशि रंजन जी, छोटा सा सवाल, नेता कौन, बोलिए संतोष जी। नेता कौन बनाता है? जनता? वो जनता की अदालत में नेता समाज बनाता है, जनता बनाती है ना? समाज बनाता है, समाज, जनता की बात होती है। भाई संतोष MY जी, की बात संतोष करने वाले जी, लोग तो यही नहीं, कहेंगे आज की बहस समाज के ऊपर है। राजपूत एक समाज है, जनता एक आम आदमी होता है। हाँ। समाज और जनता दोनों दो चीज है। आज आप राजपूत और कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं। आप और अपने साथ टाइटल यादव लगाए हुए हैं, तो सिर्फ आपको क्या यादव लोग ही पसंद करते हैं? मैं तो आपको पसंद करता हूं शशि रंजन जी। नहीं, हम ऐसा तो हम नहीं, तो ऐसा तो कोई जात की बात नहीं है। लेकिन आपका, चाहेगा जिस समाज का वो चुन लेगा, और नहीं चुनना जाएगा तो वो 2024 का चुनाव हारे, लेकिन निर्दलीय भले ही लड़े थे, हारे थे ना। दूसरे आज आपका डिबेट, संतोष जी, आज आपका डिबेट जो है राजपूत और कुशवाहा समाज पर है, इसलिए मैं जाति की बात कर रहा हूं। ठीक है, नहीं तो मैं कभी जाति की बात नहीं करता हूं, ना जाति की राजनीति करता हूं। उस डेटा को हम दिवाकर जी से फिर से समझ लेंगे। नितिन भारती जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए संतोष जी, अभी मैंने बहुत ध्यान से अपने दोनों साथियों की बात सुनी। मुझे आश्चर्य लगता है कि अस्तरहीन राजनीति कौन कर रहा है और कह कौन रहा है, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य लगता है। जिस पूरे गठबंधन की भाषा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल रही हो, और सुर में सुर मिलाकर इनके तथाकथित मुख्यमंत्री पद के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय तेजस्वी जी, कल उनके, अब देखिए बीच में तो बोलना नहीं चाहिए, सुन लीजिए धैर्य से, धैर्य से सुन लीजिए पहले अच्छी तरह से। देखिए हकीकत यह है, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। ये लोग एक सजा याफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का, उसके परिवार की गुलामी करने वाले इन दलों को बिल्कुल ये पछता ही नहीं है कि किसी और समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़े। आज उपेंद्र कुशवाहा जी की पूरी राजनीति पर इन्होंने सवाल उठाया है, और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। जब इन्होंने रहमो करम और अनुकंपा जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जो लोग एक भ्रष्ट परिवार की गुलामी करते हुए थकते नहीं हैं, वो हमारे नेता के 40 साल के सामाजिक संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संतोष जी, आपने देखा कि इस प्रदेश को इस गठबंधन ने पिछले 1 महीने से वोट चोरी के नाम पर बरगलाने और सगुफेबाजी करके बर्बाद किया। आज क्या हुआ उस वोट चोरी के आरोप का? सबके सब चुप हो गए। और दूसरी बात यह है, भ्रष्टाचार के नाम पर इन लोगों को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर ये सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, राजनीति करने की कोशिश करते हैं, और जात पात करके बिहार के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, कमलेश जी। संतोष जी, मैं पॉइंटेड बात रखूंगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत समय से लालसा है कि वह इंडिपेंडेंट बिहार में अपनी सरकार बनाए। तो उन्होंने नीतीश जी को 2020 में फरियाने का प्रयास किया, नहीं फरिया पाए। अब तो नीतीश जी की जो स्थिति है उसको आप देख रहे हैं।
लेकिन तभी नीतीश जी को ले चल रहे हैं, चूंकि इन्हीं के जरिए सत्ता में किसी तरह से पहुंच जाए, बाकी उनको फिर 2025 और नीतीश जी फिनिश, उनको फिनिश कर देना है। ये सारे लोगों का जो है महाजुटान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसकी कोशिश है कि किसी तरह से सत्ता में पहुंचे। दूसरे की भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व आज भी नहीं बरकरार है। मैं एक कार्यकर्ता है आदमी, और मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि संगठन अगर कहिए तो गया से चलने के बाद पटना में आपका संगठन नजर आता है, बाकी जगह में आपका कहीं कोई संगठन नजर नहीं आता है। आप जिनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं मनीष जी, वो भी तो आउटसोर्स कर कहीं लाए गए हैं। वो आउटसोर्सिंग से गए। और अंतिम बात संतोष जी, अंतिम बात मैं कह रहा हूं जल्दी से कि आज शाहाबाद में तो उनको जो 2 सीट मिल गया था 2020 में, इस बार वहां से वो भी साफ हो जाएंगे। उस समय इनको कोई नहीं बचा पाएगा, वो सारा इनका जो समीकरण फेल कर जाएगा। ठीक, दिवाकर जी, क्या सिर्फ राजपूत वोटर ही पवन सिंह के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पावर स्टार की है, और भोजपुर क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता किस कदर बड़ी है और किस कदर लोग उनके दीवाने हैं आप जानते हैं। क्या युवा वर्ग उनके साथ नहीं आएगा? और युवा वर्ग आएगा तो क्या वो राजपूत, कोरी, कुर्मी, यादव इनमें बटा हुआ होगा? देखिए संतोष जी, आपने जैसा कहा कि युवा वर्ग उनके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इसकी वानगी मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं आपको कि टीवी पे और ओटीटी पे आजकल जो है एक शो आता है बिग बॉस, वो काफ़ी पिछले कई सालों से आता है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक और शो आया राइज एंड फॉल, उसमें पवन सिंह ने जैसे ही कदम रखा, वो ओटीटी शो जो है बिग बॉस को पीछे छोड़ दिया। पारंपरिक रूप से जो बिग बॉस लगातार जो है दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुआ करता था, तो इस बात से आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने कंधे पे एक पूरे शो को हिट करा दिया और एक ऐसे शो को पीछे छोड़ दिया जो कई सालों से जो है दर्शकों के बीच लोकप्रियता का जो है बड़ा पैमाना जो है खींचता रहा है, लकीर खींचता रहा है। तो ऐसे में पवन सिंह की लोकप्रियता, इस बात से पवन सिंह की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है बिहार में और बाकी पूरे देश में, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन लोकप्रियता राजनीति में कई बार ऑन द मूव भी गिरती है। ऐसे में पवन सिंह अब इस लोकप्रियता को कितना भुना पाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।